नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अधिगम के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हमें हल ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? हल ने। हाँ, तो इनके जो जनक हैं, इनके जो प्रतिपादन है सिद्धांत के, वो हैं क्लॉड लियोनार्ड हल। कौन है दोस्तों? क्लॉड लियोनार्ड हल, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में CL हल भी कहा जाता है। हल ने ये सिद्धांत 1915 में दिया था। कब दिया दोस्तों? 1915 में दिया था। 1915 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत। तो हल ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था व्यवहार के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उसमें 1915 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद 1952 में उन्होंने इसमें कुछ आंशिक संशोधन भी किए थे। हल जो हैं वो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, कहाँ के? अमेरिका में जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसी प्रकार से वहाँ येल विश्वविद्यालय है। उस येल विश्वविद्यालय में आप गणित के प्रोफेसर थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पावलोव मूल रूप से जीव विज्ञानी थे, वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो बाद में मनोविज्ञान में आए थे। इसी प्रकार से जो हल हैं वो भी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो मूल रूप से मैथमेटिशियन थे। मूल रूप से वो गणित के आदमी थे और गणित से फिर वो कहाँ आए हैं? वो मनोविज्ञान में आए हैं। ठीक है, तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में आप गणित के प्रोफेसर थे। कौन? CL हल। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं सिद्धांत के उपनाम या सिद्धांत के और दूसरे क्या क्या नाम है, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो एक इसका नाम है सबलीकरण का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? सबलीकरण का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रबलन का सिद्धांत। एक और इसका नाम है चालक न्यूनता सिद्धांत। चालक न्यूनता सिद्धांत, या अपन इसको यूं भी कह सकते हैं अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। एक इसका नाम है आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। क्या नाम है? आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। एक इसका नाम है परिष्कृत सिद्धांत। क्या नाम है? परिष्कृत सिद्धांत। एक इसका नाम है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। इसे गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं गणितीय अधिगम सिद्धांत। वो सिद्धांत जो अधिगम की व्याख्या किस बेस पर करता है? अधिगम की व्याख्या गणित के आधार पर, गणित के सिद्धांत, गणित की जो प्रमेय है, गणित के जो सिद्धियां हैं उनसे करता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? गणितीय सिद्धांत। एक इसको कहते हैं नीड रिडक्शन थ्योरी। क्या कहते हैं? नीड रिडक्शन थ्योरी। तो देखिए, हल का जो सिद्धांत है जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, उसे हम सबलीकरण के नाम से भी जानते हैं, उसे हम प्रबलन के नाम से भी जानते हैं, उसे हम चालक न्यूनता या अंतर्नोद न्यूनता अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसे हम आवश्यकता अवकलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसे हम परिष्कृत व्यवहार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसे हम व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उसे हम गणितीय अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और उसे नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। नीड रिडक्शन थ्योरी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रयोग पर। तो हल ने अपना जो प्रयोग किया है वो चूहे पर किया है। हल ने भूल भुलैया की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? भूल भुलैया की सहायता से जो चूहा है उस पर क्या किया है? अपना प्रयोग किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि हल क्या कहना चाहते हैं सिद्धांत के माध्यम से। तो हल का जो सिद्धांत है उसका जो आधार वाक्य है, उसका जो मूल वाक्य है, उसका जो केंद्रीय भाव है वो ये है कि आप कहते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। आपका ये मानना है कि वो क्रिया, वो कार्य जिससे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उन कामों को, उन क्रियाओं को व्यक्ति सीखता है, उनको सीखना चाहता है। और जिन क्रियाओं से, जिन कार्यों से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, उन क्रियाओं को व्यक्ति नहीं सीखता है या उनको नहीं सीखना चाहता है। तो यहाँ आप कहते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, और आप कहते हैं कि आवश्यकता जो होती है वो चालक को जन्म देती है।
तो आप कहते हैं कि जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है और चालक की संतुष्टि होती है। चालक की क्या होती है? संतुष्टि होती है। तो जिनसे चालक की संतुष्टि होती है उन क्रियाओं को, उन कार्यों को व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें हम सिद्धांत में आगे चल करके कि एक तो वो कहते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है और जिससे चालक की संतुष्टि होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, ऐसे कार्यों को सीखा जाता है, ऐसे कार्यों को किया जाता है। तो यहाँ बात करते हैं कि इसका जो नाम है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि एक अतिरिक्त बल होता है। री माने पुनः, जो आपको पुनः बल दे। जैसे यहां रखा गया है सबल, जो आपको सबल देता है, जो आपको अतिरिक्त आगे बढ़ाता है, जिसको मैंने यहाँ प्रबलन कहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि जिसके कारण से ऐसा कोई बल, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई पदार्थ जिसके कारण से किसी क्रिया के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई सवाल आपको करके दिखाया और आपने कहा कि शाबाश, तो वो जो शाबाशी है, मेरी पीठ का जो आपने मेरे को पीठ थपथपाई है, वो मेरे लिए किसका काम कर रहा है? वो मेरे लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है, क्योंकि उस पीठ थपथपाने से मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसके भविष्य में किए जाने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं पुनर्बलन। तो वो उद्दीपक, वो बल जिससे किसी क्रिया के भविष्य में घटित होने की, किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्बलन। उसे क्या कहते हैं भाई? पुनर्बलन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ अब क्या है, उन्होंने कहा कि जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है और चालक की संतुष्टि होती है। जिस पदार्थ से, जिस क्रिया से, जिस वस्तु से, जिस घटना से आवश्यकता की तो पूर्ति होती है और चालक की संतुष्टि होती है, उन्होंने क्या कहा है? उसे उन्होंने कहा है पुनर्बलन। और आपने कहा है अपने सिद्धांत में कि किसी भी बालक की आवश्यकता की पूर्ति होना जरूरी है। जब तक बालक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक बालक सीखता नहीं है। तो उन्होंने सीखने का जो आधार बनाया वो किसको बनाया है? आवश्यकता को। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपने आगे कहा है कि सीखने में चालक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सीखने में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हल कहते हैं कि बिना अभिप्रेरणा के कोई कुछ भी नहीं सीख सकता है। अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसके पीछे अभिप्रेरणा होती है, उसके पीछे पुनर्बलन होता है। आप कहते हैं वी कांट लर्न इवन अ सिंगल वर्ड विदाउट मोटिवेशन, मतलब बिना अभिप्रेरणा के हम एक शब्द भी नहीं सीख सकते हैं। ये था आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, अब आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हल ने कहा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, तो हम इसे इस एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए ये दो दोस्त हैं और ये बहुत अधिक तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की और बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि इनको जीके समझ में नहीं आती है, जीके इनको याद नहीं होती है। इनके बाद के जो इनके साथी हैं, गांव के जो लोग हैं, वो नौकरी में लगे जा रहे हैं और ये बेचारे उनसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी ये नौकरी में नहीं आए हैं क्योंकि इनकी जीके कमज़ोर है, ऐसा इनका मानना है। इनकी जीके क्या है दोस्तों? कमज़ोर है। तो बार बार जीके के पेपर के कारण से ये नौकरी लगने से वंचित रह जाते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या कमज़ोर है? जीके। क्या कमज़ोर है दोस्तों? जीके। तो अब इन्हें क्या है? जीके की इनको आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है दोस्तों? जीके की। तो ये क्या है? जीके को सुधारने के लिए कंपटीशन की तैयारी करने हेतु मान लीजिए किसी बड़े शहर के बड़े कोचिंग में चले जाते हैं, वहाँ ये दाखिला ले लेते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो है कोचिंग वाले जो लोग हैं वो इनको पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए वहाँ पर भूगोल पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी के जो सर हैं वो वहाँ ज्योग्राफी का कोई टॉपिक नदियाँ पढ़ा रहे हैं, बांध पढ़ा रहे हैं।
ये दोनों दो दोस्त हैं, कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ जो सर हैं, वहाँ जो टीचर हैं, वो बड़े ही स्वाभाविक तौर पर, बड़े ही प्रैक्टिकल वे में, बड़े ही बातचीत करते हुए सहज ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो बातचीत करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये चूँकि आवश्यकता है दोनों की, ये आए हैं गांव से चल करके, इन्होंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये टीचर बात ही बात कर रहा है, पढ़ा तो कुछ भी नहीं रहा है। तो जैसे ही टीचर की निगाहें पड़ी, दृष्टि पड़ी कि दोनों छात्र कक्षा से कट रहे हैं, ये छात्र थोड़े से ऊब रहे हैं, थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो वो तुरंत क्या करते हैं, तुरंत एक ट्रिक देते हैं, और ट्रिक होती है गांधी को राजचय, गांधी को राजचय। तो जैसे ही कहा गांधी को राजचय, उनका और माथा खराब कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है, हम यहाँ तैयारी करने आए हैं, जीके पढ़ने आए हैं कि ये सुनने आए गांधी का राजचय, राज तो गांधी का है नहीं, राज तो किसी और का ही चल रहा है। तो फिर उन्होंने, टीचर ने कहा कि सुनो भाई बच्चों, ये जो चंबल नदी है, चैफोर चंबल नदी, इस चैफोर चंबल नदी पर ये 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो ये क्रम से 4 बांध जो हैं वो किस पर बने हुए हैं, वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो जैसे ही ये ट्रिक दी, इस ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई थी वो बहुत कम समय में उन लोगों को क्या हो गई, याद हो गई। जो चीज़ें उनको याद नहीं हो रही थी तो वो कमज़ोर थे, तो उनको क्या थी, आवश्यकता थी। जैसे ये ट्रिक बताई, वो इनको चीज़ें याद हो गई, तो आवश्यकता की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। आवश्यकता की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। तो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो ये लोग इस कोचिंग से क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। अब मुझे बताइए, ये बालक कल इस कक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले आएंगे कि नहीं आएंगे, सबसे आगे आके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ना। क्यों बैठेंगे, क्योंकि इनकी आवश्यकता की पूर्ति हुई है। तो हल ने यही कहा है कि सीखना क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, अब पुनर्बोलन क्या है, तो ये जो ट्रिक थी, ये जो उनका शॉर्ट वाक्य था, क्योंकि इससे आवश्यकता की पूर्ति हुई है, इसलिए ये जो ट्रिक है, पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने की जो विधि है, वो किसका काम कर रही है, वो पुनर्बलन का काम कर रही है। बात समझ में आ गई। तो ये अब देखिए, हम इसको स्पष्ट करते हैं यहाँ पर। अब इसको कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। तो बताइए, इस टीचर ने जो इनको पढ़ाया, जो इनको चीज़ याद नहीं होती, जिसमें ये कमज़ोर थे, अब इनको लग रहा है कि चीज़ें हमको याद होना आ गई हैं। कोई पूछे, हम बता सकते हैं कि चंबल नदी कहाँ पर है, इस पर कितने बांध बने हुए हैं, तो उससे उनको क्या मिलता है, सबल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सबल। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रबलन मिलता है। क्या मिलता है उनको। अब तक देखिए बात कर रहे हैं, उनको आवश्यकता थी, ये आवश्यकता थी क्योंकि उनको याद नहीं होता था। अब अवकलन, अवकलन क्या होता है, आपने पढ़ा हो कभी, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव बोलते हैं, बाकी बोलते हैं। तो जब आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसमें क्या हो जाती है, आवश्यकता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। इसी को अपन क्या कहते हैं, चालक न्यूनता बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चालक न्यूनता बोलते हैं। अब देखिए, एक इसका नाम है व्यवस्थित व्यवहार या परिष्कृत व्यवहार। ठीक है ना। तो बच्चे की आवश्यकता को आधार बना करके, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करके आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के व्यवहार को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, उस बच्चे के व्यवहार को रिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपका सिद्धांत है, उससे इनके पूरे नाम क्या हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अपने सिद्धांत की व्याख्या गणित के जो 17 उपमेय हैं, 17 जो सिद्धियां हैं, उनके माध्यम से आपने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। ये था हल का सिद्धांत। अब बात करते हैं इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। किसकी बात करते हैं दोस्तों, शैक्षिक महत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, इसका शिक्षा में क्या योगदान है, इसकी शिक्षा में क्या उपाय देता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं दोस्तों कि हल का जो सिद्धांत है, चूँकि वो सिद्धांत है पुनर्बलन का, इसलिए वो शिक्षा में पुनर्बलन की बात करता है, शिक्षा में अभिप्रेरणा की बात करता है। वो कहता है कि जितना हो सके बालकों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, चूँकि यहाँ आवश्यकता की बात है, इसलिए सिद्धांत का एक महत्व ये है, एक उपयोग ये है कि ये व्यक्तिगत शिक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, ये इंडिविजुअल टीचिंग की बात करता है, ये व्यक्तिगत शिक्षण की बात करता है। क्योंकि हल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है,
सबकी आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है। चूँकि आवश्यकताएं अलग अलग हैं तो उनकी पूर्ति भी अलग अलग प्रकार से की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये जो सिद्धांत है ये जो है बालकों की आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। किस पर बल देता है? आप कहते हैं कि शिक्षक को प्रत्येक बालक की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ये जो आपका जो सिद्धांत है ये पाठ्यक्रम निर्माण पर के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? ये पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की बालकों की नीड्स हों उस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल सुपर लर्निंग को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।